बेटा हमने कल लेक्चर में पढ़ा था कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस की टाइप्स, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसके बाद हमने ऐसे फैक्टर्स स्टडी किए जिनसे कंडक्टेंस अफेक्ट होती है, जिनसे कंडक्टेंस चेंज होती है। ऐसे फैक्टर्स स्टडी किए तो लास्ट में हम बात कर रहे थे कि डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा कंडक्टेंस पर। उस डाइल्यूशन के इफेक्ट में मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं पर ml नंबर ऑफ आयंस कम होते जाते हैं और 1 ml की कंडक्टेंस को ही हम कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट किए थे। तो कप्पा की वैल्यू हमेशा डाइल्यूशन बढ़ाने पर कम होती है। लेकिन इसके बाद हमने कहा था कि मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, हमेशा बढ़ती हैं। तो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन के इफेक्ट को और एलोबरेट करने के लिए और आगे स्टडी करने के लिए इसको पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मैंने आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम +1 में आपने पढ़े थे और सॉल्यूशन में अभी लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्विक, जिससे इसका यूज हम आगे करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको मैंने बताया है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जिन्हें हम एज्यूम करते हैं कि जो 100% आयोनाइज्ड है, एज्यूम्ड 100% आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड दैट इज जो अपने आयंस में ब्रेक हो चुके होते हैं, ठीक है ना, एट ईच रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो सॉल्यूशन की, हर कंसंट्रेशन पर हम उसको 100% आयोनाइज्ड मानते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट 1, दैट इज 100%। इससे क्लियर हो गया कि अगर मैं ऐसे सॉल्यूशंस को डाइल्यूट करूं तो भी 100% से आगे तो कुछ नहीं होता भाई, सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो चुके। तो इससे क्लियर हो गया कि डाइल्यूट करने पर ऑन डाइल्यूशन यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जो है वो सेम रहेंगे, डाइल्यूट करने पर भी एल्फा रिमेन्स 1, 100% आयोनाइज ही रहेगा। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस जो सॉल्यूशन के अंदर हैं वो सेम रहेंगे, डाइल्यूट करने पर भी कोई उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके बेटा जी। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो ये मैंने बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, दैट इज जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते, दैट इज इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम होता है 1 से। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर हम ऐसे सॉल्यूशंस का डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूट करने पर आयोनाइजेशन बढ़ता है। डाइल्यूट करने पर क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन बढ़ता है। ऐसी बातें हम +1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता दूं आपको, इसको हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे सॉल्यूशन को में आपका सॉल्वेंट और ऐड करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो नहीं डिसोसिएट हुए हैं, जो आयोनाइज नहीं हुए हैं, वे भी आयोनाइज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ आयंस जो होंगे सॉल्यूशन में वो भी इंक्रीज करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अगर Yes, sir. अगर हाँ, अगर ये नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो कहाँ तक इंक्रीज करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर इंक्रीज होगा तो वो कहाँ तक इंक्रीज होगा?
100% तक इंक्रीज हो सकता है, बट वहां तक इंक्रीज होने के लिए हमें डाइल्यूट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे डाइल्यूशन को जहां हमें बहुत ज्यादा लिमिट में सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं उसको हम बोल देते हैं इनफिनिट डाइल्यूशन। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि यहाँ पर इन कंपाउंड्स को हम 100% आयोनाइज्ड मान सकते हैं, एज्यूम्ड 100% आयोनाइज्ड, दैट इज एल्फा हम इनके लिए ऑलमोस्ट 1 मान सकते हैं एट इनफिनिट डाइल्यूशन। इनफिनिट डाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन की लिमिट है वो आपने क्रॉस कर दी, आपने बहुत ज्यादा एक्सटेंट में सॉल्वेंट ऐड कर दिया। जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप लोग जानते हो कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आपने बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है, जब इनफिनिट लिमिट तक ले गए हो आप इसको डाइल्यूशन को, डाइल्यूशन मींस इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ऐसा होने से कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। या हम ये कह सकते हैं इनफिनिट डाइल्यूशन का मतलब दैट इज लिमिटिंग कंसंट्रेशन। लिमिटिंग कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो। जीरो तो नहीं कह सकते क्योंकि नंबर ऑफ मोल तो जीरो कभी होने नहीं है, बट इतनी कम हो जाए कि हम उसको ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं। तो आप इस लैंग्वेज को दो तरह से बोल सकते हो कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% आयोनाइज्ड, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिमिटिंग कंसंट्रेशन पर, दैट इज जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो, दैट इज अपोजिट बोले तो जिसमें इन्फिनिट डाइल्यूट कर दिया हो आपने, उस समय हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी 100% आयोनाइज्ड मान सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा और ये बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाएगा। 1 मैक्सिमम लिमिट होती है, दैट इज 100%। ओके बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब हम इसके आगे स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं, और वो था कि इफेक्ट डाइल्यूशन का क्या पड़ेगा। तो अब हम इसके आगे लिख सकते हैं, मैं इस पेज को इरेज कर दूं बेटा। यस सर। तो अगर हम आगे बढ़े तो आगे अपने पॉइंट को जहां हमने ड्रॉप किया था लास्ट वीडियो में, हम उसको ही आगे बढ़ाते हैं। और वो पॉइंट था कि इफेक्ट डाइल्यूशन का क्या होगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस मोलर और इक्विवेलेंट बढ़ती हैं, लेकिन इसको और डीप में स्टडी अगर हम करें तो फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। हमने कहा दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स थे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो मैं यहाँ पर यही 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्टडी करता हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कैसे इंक्रीज होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कैसे। यस बेटा? सर वो क्या लिखे है आपने ऊपर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर आपका कंसंट्रेशन, वो सर आप कंडक्टेंस डेल्टा एम और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कल सिंबल लिए थे ना हमने। यस सर। तो यहाँ पर हमने इस कंडक्टेंस में ये तो क्लियर है कि मोलर इक्विवेलेंट दोनों ही कंडक्टेंस इंक्रीज होती है डाइल्यूशन पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह इंक्रीज होती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में किस तरह इंक्रीज होती है, तब मैं इस स्टडी को यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस जो होती है वो डाइल्यूशन के लीनियरली रिलेटेड होती है, या हम ये कह सकते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाए पर ये इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होगी बेटा? इंक्रीजेस। ओके, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कब? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी।
ओके बेटा, और इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे आइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, आइंस को ज्यादा स्पेस मिलेगा, सॉल्वेंट आप ऐड करते जा रहे हो तो उनके बीच के जो इंटरएक्शंस हैं वो कम होती जाएंगी, और इंटरएक्शंस कम का मतलब रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का इंट्राइनिक इंटरैक्शंस पर डिपेंड करता है, आयंस के बीच में होने वाले कॉलिजन्स पर डिपेंड करता है। जब आयंस दूर दूर हो जाएंगे तो उनके बीच में कॉलिजन्स और उनके इंटरैक्शंस भी कम हो जाएंगी, दैट इज रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है अपोजिट कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज हो रहा है आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयोनिक इंटरेक्शंस। इंटर आयोनिक मीन्स आयंस के बीच की इंटरएक्शन। ओके बेटा, यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको वेरिएशन को चेक किया एक्सपेरिमेंटली, तो उन्होंने पाया कि जो कंसंट्रेशन है, जैसे स्पेशली मैं मोलर की एक बात कर लूँ तो मोलर कंसंट्रेशन को हम इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूले से आपको बताया था मैंने, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो सिर्फ मोलर कंडक्टेंस की हम स्टडी कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग हम बात करें आगे, तो अकॉर्डिंग टू डेबाय हकल ऑन सेगर, ये कैपिटल ऑन सेगर, इनके अकॉर्डिंग बेटा जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन एस। कैसे रेट करती है आप उस चीज को देख सकते हो। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन दैट इज इनफिनिट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी। यहाँ पर कुछ लोग बी की जगह पर ए भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है आप इस चीज को एक बार जरूर मेंशन कर लें। इस पूरे इक्वेशन को हम बोलते हैं डेबाय हकल ऑन सेगर इक्वेशन। ये क्या है बेटा? डेबाय हकल, ये उन्होंने कैसे दिया था हमें ये स्टडी नहीं करना है, लेकिन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें आगे इस कंडक्टेंस के वेरिएशन को देखना है। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं वो भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। लैम्डा एम दैट इज मोलर कंसंट्रेशन, लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस। और ये मोलर कंडक्टेंस किस पर है? जब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की सी है। ओके बेटा, और लैम्डा एम जो मैंने इनफिनिट लिखा है ऊपर, इसका मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। जब डाइल्यूट आपने बहुत ज्यादा कर दिया है, दैट इज कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो गई है, दैट इज आप ये कह सकते हो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। क्योंकि यहाँ पर जो कंडक्टेंस इंक्रीज होते होते मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई, क्योंकि जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते हैं कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, और जब डाइल्यूशन इनफिनिट हो गया तो कंडक्टेंस भी मैक्सिमम हो गई। उस मैक्सिमम को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? तो कहीं भी आपके सामने क्वेश्चन में ये टर्म यूज हो जाए मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, तो उसका मतलब भी लैम्डा एम इनफिनिट है, और अगर आ जाए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वर्ड तो भी आप लोगों को लैम्डा एम इनफिनिट ही यूज करना है। यहाँ पर बी एक कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट्स की नेचर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर वो एक बी की जगह पर ए भी यूज कर सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पर सी जो है वो
कंसंट्रेशन है ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। ओके बेटा जी। अगर आप यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी मोलर कंडक्टेंस और उसकी कंसंट्रेशन के रूट के साथ एक कर्व ड्रॉ करें तो आप देखोगे कि जिस समय कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है उस समय कंडक्टेंस लैम्डा एम है, जो मैंने डॉट बनाया है। अब जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करने का मतलब सॉल्वेंट ऐड करोगे, सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगी। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एक लिमिट ऐसी आएगी जहां पर उसके आगे आप कंडक्टेंस को फिर एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पाओगे क्योंकि सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो चुका होगा। लगातार सॉल्वेंट जब मिलाते आओगे तो वॉल्यूम बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा हो जाएगा और उस समय एक्सपेरिमेंटली मुश्किल होता है ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करना। तो जो मैंने यहाँ पर ये लाइन बनाई हुई है कंटिन्यूअस, ये बता रही है कि हम इसको मेजर कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली और जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, वैसे वैसे हम इसको मेजर करते जा रहे हैं और इस पॉइंट तक आकर के हम रुक गए। तो अब तक के रिलेशन से क्लियर हो गया कि अगर मैं यहाँ पर इसे कंपेयर करता, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना बेटा? तो आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पर इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है जैसे जा रहा था बिल्कुल उसी तरह से उसे आगे बढ़ा दिया जाए, तो हमें y एक्सिस पर दैट इज मोलर कंडक्टेंस के एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट मिल जाएगा और ये जो इंटरसेप्ट होगा वो हमें क्या, ये इंटरसेप्ट c हमें, अगर आप इक्वेशन से कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को डिवाइडेबल इक्वेशन से, तो आप देखोगे कि आपको इंटरसेप्ट c किसके इक्वल मिलेगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, दैट इज आपको इनफिनिट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस की वैल्यू पता लग जाएगी। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पे आप एक बात और भी कह सकते हो, ऑन ड्रॉइंग अ प्लॉट और अ कर्व of lambda m versus concentration root c, we can find lambda m infinite, that is limiting molar conductance of strong electrolyte, किसी भी strong electrolyte की। कैसे? by extrapolation of curve, by extrapolating the curve, हम कर्व को आगे बढ़ाकर उसी तरीके से, जैसे आपने कभी क्रिकेट देखा हो तो बॉलर बॉल फेंकता है, पैर से टकराती है तो वो एम्पायर से अपील करता है और एम्पायर थर्ड एम्पायर को जब देता है तो थर्ड एम्पायर बॉल के पाथ को पहले मेजर करता है एक व्हाइट लाइन से और पैड तक, पैड के बाद तो बॉल आगे गई नहीं है तो आगे वाले पाथ को वो उसी तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करता है ब्लू लाइन से और चेक करता है कि अगर बॉल ऐसे ही जाती तो क्या विकेट पे टकराती। अगर उसे दिखता है एक्स्ट्रापोलेशन से कि विकेट पे टकराती तो उसे आउट देता है, तो उसे लगता है कि विकेट पे नहीं टकराती तो वो उसे नॉट आउट देता है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेशन दैट इज एक्स्ट्रापोलेटिंग कर्व का मतलब समझ में आ गया कि हम उस कर्व को आगे बढ़ा देंगे जहां हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पा रहे हैं बट कर्व की नेचर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा दिया। इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पर एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं और इनफिनिट डाइल्यूशन पर उस कर्व के एक्स्ट्रापोलेशन से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस at any concentration, even limiting molar concentration can be calculated experimentally। हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दोनों बातें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप ये चीज याद रखोगे। ओके बेटा?
यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी लिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल मान लो एक कर्व है, वो KCl के लिए पोटेशियम क्लोराइड, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम इसके आगे बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो कांस्टेंट थे, डाइल्यूट करने पर वो तो इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन रेजिस्टेंस कम होने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ गई। अब हम बात करते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर लिया जाता स्ट्रॉन्ग की जगह पर तो क्या होता। तो मैं इस पेज को इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं मैं। लिखें बेटा। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं बेटा जी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो मोलर कंडक्टेंस as well as equivalent conductance also increases in case of weak electrolyte. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी ये इंक्रीज होती है, बट अंतर इतना है कि इट इंक्रीजेस रैपिडली, ये तेजी से इंक्रीज होती है। वहां धीमे धीमे इंक्रीज हो रही थी, स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, लीनियर रिलेटेड थी, लेकिन यहाँ पर तेजी से रैपिडली इंक्रीज होती है। और रैपिडली इंक्रीज क्यों हो रही है? डाइल्यूट करने पर, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करते हैं हम बेटा, तो ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज क्यों होती है? सोचो। क्यों होती है बेटा? तो अब यहाँ पर दो वजह हैं, दो फैक्टर हैं, इसीलिए ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में केवल रेजिस्टेंस कम हुआ था, लेकिन यहाँ पर डाइल्यूशन बढ़ाने पर रेजिस्टेंस भी कम होगा, इनके बीच के इंटरेक्शंस कम होंगे, लेकिन डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस दैट इज चार्ज कैरियर्स की नंबर भी बढ़ेगी, और चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। यहाँ वजह दो हैं, इसलिए यहाँ पर इंक्रीज जो होता है वो ज्यादा तेजी से होता है। तो हम यहाँ पे दोनों वजह लिखेंगे। ड्यू टू increase in alpha, that is degree of dissociation, और आप कह सकते हो यहाँ पर that is number of ions, that is charge carriers, and decrease in resistance, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, चार्ज कैरियर्स, तो इसीलिए यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही मैं एक्सपेरिमेंटली एक वेरिएशन चेक करूं, कंसंट्रेशन को वेरी करते हुए मोलर कंडक्टेंस के बीच में, तो मैं क्या देखता हूं बेटा कि कंसंट्रेशन को जैसे आप कम करोगे, डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को, तो ये जो कर्व है वो आपका किस तरह से आएगा? वो कर्व आपका काफी रैपिडली चेंज होगा। जैसे यहाँ पर ये आपका कंडक्टेंस है, जैसे आप डाइल्यूट करोगे इसको तो ये तेजी से, ओके बेटा, कर्व इस तरह से आएगा, काफी रैपिडली चेंज करता है। जहां तक हम नाप पा रहे थे वहां तक ये हमने डॉट लगा दिया है, यहाँ तक हमने नाप लिया इसको, इस कंसंट्रेशन पर। इसके आगे अगर हम इसे और डाइल्यूट करते हैं, दैट इज कंसंट्रेशन को और कम करते हैं, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आप देख रहे हो कि ये जो कर्व है वो कर्व ऑलमोस्ट पैरेलल हो गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये कर्व ऑलमोस्ट क्या हो गया बेटा? वाई एक्सिस के पैरेलल, मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल। आप इसके आगे मेजर नहीं कर पा रहे हो, सॉल्यूशन का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया है, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रापोलेशन से भी नहीं पता कर सकते, क्योंकि अगर आप इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो ये ऐसे जाएगा, दैट इज वाई एक्सिस के पैरेलल ही चलेगा, और जब वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो ये वाई एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. तो इससे क्लियर हो गया बेटा कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस किसी भी कंसंट्रेशन पर एज वेल एज इनफिनिट डाइल्यूशन पर पता कर सकते थे, लेकिन आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप
किसी भी कंसंट्रेशन पर तो पता कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, लेकिन आप इनफिनाइट डाइल्यूशन पर, दैट इज जब कंसंट्रेशन है वो आपका टेंड्स टू जीरो है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं इस जगह को, इस पार्ट को इनफिनाइट डाइल्यूशन। इस इनफिनिट डाइल्यूशन पर आपको कंडक्टेंस, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस नहीं मिलेगी। ओके बेटा जी, कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आप यहाँ पे कह सकते हो इट इज क्लियर फ्रॉम कर्व ऑफ मोलर कंडक्टेंस वर्सेस रूट सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मींस लिमिट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन of weak electrolyte cannot be measured experimentally or by extrapolation of curve। आप कर्व के एक्सट्रापोलेशन से या एक्सपेरिमेंट से आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। ओके बेटा, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि कर्व एंड तक आते आते क्या हो गया है, वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया है। इस बात को आप मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके बेटा, तो इससे क्लियर हो गया कि मैं किसी भी कंसंट्रेशन पर, दैट इज लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन पर मैं पता कर सकता हूं, बट मैं इनफिनिट डाइल्यूशन पर, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, पता नहीं कर सकता एक्सपेरिमेंटली। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो हम ये कैसे पता करते हैं फिर बेटा? तो इसे पता करने के लिए एक लॉ दिया गया, उस लॉ का हम यूज करते हैं। तो पहले हम उसका यहाँ पे नाम लिख लें, लैम्डा एम एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स can be determined by Kohl-Ross law। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था, हम उनके लॉ की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब आगे हमें ये देखना है कि कोल-रॉस लॉ क्या है, इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर उससे चेक करेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इज दैट क्लियर गाइस? तो आप यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग लिख दें, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, और वो नेक्स्ट पार्ट है हेडिंग कोल-रॉस लॉ। और एक कोल-रॉस लॉ क्या है? इस लॉ को हम कोल-रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस भी बोलते हैं। ओके बेटा, इस लॉ में ये कहा गया कि इनफिनिट डाइल्यूशन पर, जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है, आयंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उस समय एट इनफिनिट डाइल्यूशन lambda m limiting molar conductance of electrolyte is equal to sum of the individual contribution of all ions, चाहे कैटाइंस एनाइंस जितने में सारे आयंस के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो भी होता है उसमें,
उनकी कंडक्टेंस का उसके सम के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि हर आयन इंडिपेंडेंटली अपना कंट्रीब्यूशन देता है, दूसरे आयन के होने ना होने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर बेटा? क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ दैट इज, अगर मुझे बात करनी है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ AXBY, जो पानी में टूट करके एक्स साइंस दे रहा है कैटायंस, Y प्लस चार्ज होगा, और Y आयंस दे रहा है एनायंस, B आयंस। ये कैटायंस और एनायंस बन रहे हैं। तो उस समय लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AXBY क्या होगा? इट इज इक्वल टू लिमिटिंग कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। मैं अब यहाँ पर इसको कैटायन के लिए प्लस लिख रहा हूँ, सारे कैटायंस की। एक कैटायन की लैम्डा प्लस है तो एक्स कैटायंस की कितनी होगी कंडक्टेंस बेटा? इंटू एक्स कर दो, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन की हम लैम्डा माइनस मान लें इनफाइनाइट पर, तो कितने एनाइंस हैं? एक के लिए लैम्डा माइनस है तो वाई के लिए कितनी होगी? इंटू वाई। तो ये आप यहाँ पे याद रखें, मैंने कहा ऑल आयन, सारे आयंस लेने हैं। अगर सेम टाइप के ज्यादा है तो आप उसका मल्टीप्लाई कर दें, और इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके बेटा जी, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लैम्डा इनफाइनाइट AXBY क्या है? ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AXBY। और लैम्डा इनफाइनाइट प्लस क्या है? ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है ऑफ कैटायन, जो कैटायन यहाँ पे बना हुआ है AY प्लस, इस कैटायन की कंडक्टेंस है एक की, एक्स की कितनी होगी? इंटू एक्स। ऐसे ही लैम्डा माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अनायन, जो यहाँ पे बना था BX माइनस, इस एनायन की कंडक्टेंस को कितने एनायंस बने? Y, तो इंटू वाई कर देंगे। तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। लेकिन आप याद रखना कि अगर कभी भी आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़े इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, ये हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफिनिट डाइल्यूशन फॉर एनी सॉल्ट AXBY is equals to lambda infinite equivalent conductance of cation plus equivalent conductance of anion। आप ये याद रखें यहाँ पर स्पेशली बेटा कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस का मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि सिर्फ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दैट इज पर इक्विवेलेंट। ओके बेटा जी, आपको कोलोस लॉ समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर ये दो बातें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और वो वही है जो मैं एक बार चलो आपके लिए लिख देता हूँ। मैं यहाँ से इस पार्ट को इरेज करके थोड़ा सा, और ये मैं, आपने लिख तो लिया ही होगा, और मैं ये पार्ट यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ कि इनफिनिट डाइल्यूशन पर आयंस बहुत दूर दूर होते हैं। एट इनफिनिट डाइल्यूशन, आपको सेम लिंक पे वापस आना है बेटा, ठीक है ना? इनफिनिट डाइल्यूशन पर माइग्रेशन ऑफ आयन, ऑफ आयन, किसी भी एक आयन का माइग्रेशन does not affect या is not affected by presence of other ions or their nature। उनकी नेचर या उनके आयंस की प्रेजेंस से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली। ओके बेटा, कितनी पिक्चर क्लियर हो गई?
Yes, sir. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयंस एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो जाते हैं इन्फिनिट डाइल्यूशन पर, क्योंकि आयंस कम है, अमाउंट कम है सॉल्यूट का, इलेक्ट्रोलाइट का, और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आप ऐसे मान सकते हो कि एक सड़क पर 4 कार जा रही हैं, जगह कम होगी, वही 4 कार जो है फिर वो आपके फुटबॉल मैदान में चलने लग जाए तो वो काफी दूर दूर होंगी, एक्सीडेंट के चांस, कॉलिजन के चांस कम हो जाएंगे। रोड है जितनी चौड़ी हो उस पर व्हीकल जितने कम होंगे उतने कॉलिजन के चांस कम हो जाएंगे। ओके बेटा, पिक्चर क्लियर हो गई? इसके Yes, sir. आगे हम Yes, sir. वेरी गुड, इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में, कि इस कोलरॉस लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आप सेम लिंक पे वापस आ जाना और हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं क्या, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, आ जाओ सेम लिंक पर।